Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. So in this video हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10th that is haloalkanes and haloarenes which comprises of the organic chemistry portion. इस चैप्टर को हम करेंगे via 4 वीडियोस. फर्स्ट वीडियो में हम करेंगे haloalkanes, सेकंड वीडियो में करेंगे haloarenes, देन एक अलग से वीडियो बनेगी पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स की एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स हम करेंगे एक अलग वीडियो में. इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट हेलोएल्केन्स, उनकी सिंथेसिस के बारे में, नेचर ऑफ द CX बॉन्ड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज. एंड इस वीडियो में हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स और IUPAC नॉमेनक्लेचर और हेलोअरीन्स डिस्कस नहीं करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो स्टार्ट करते हैं विद हेलोएल्केन्स. नाउ हेलोएल्केन्स बनते किससे हैं? अल्केन्स से. अल्केन्स मीन्स RH. तो जब हम अल्केन्स के H को सब्सटीट्यूट करवा देते हैं विद X, मीन्स यहां से H गया और H की जगह पे आ गया X. क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन और हेलोजन्स दोनों की ही वैलेंसी 1 होती है. तो यहाँ पे X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एंड R कैन बी एनी अल्काइल ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल अगर ये CH3 है तो दिस विल बी मिथाइल ग्रुप, C2H5 इथाइल ग्रुप, C3H8 प्रोपाइल ग्रुप एंड सो ऑन. सो हमने हेलोएल्केन्स कैसे बनाए? अल्केन्स के हाइड्रोजन को हेलोजन से सब्सटीट्यूट करके. नाउ वी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन. 2 बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे इसकी. द फर्स्ट बेसिस इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स. तो अगर हमने अल्केन के एक ही हाइड्रोजन को हेलोजन से सब्स्टिट्यूट किया है तो इट विल बी मोनो हेलो अल्केन. अगर 2 हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो डाई हेलो अल्केन बन जाएगा. अगर 3 हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ट्राई हेलो अल्केन एंड सिमिलरली टेट्रा हेलो अल्केन में बी फॉर्म्ड. तो अब अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2. हमने क्या बनाना है इससे? मोनो हेलो अल्केन. मीन्स हम क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन कम करेंगे और एक हेलोजन बढ़ा देंगे. तो ये क्या बन जाएगा? CnH2n+1x. तो डाईहेलो अल्कीन का क्या होगा जनरल फॉर्मूला? CnH2nx2. ट्राई के लिए CnH2n-1x3 और टेट्रा के लिए CnH2n-2x4. तो ये हो गई हमारी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स. अब हम करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन. ऑन द बेसिस ऑफ nature of carbon atom to which halogen is attached. तो इस बेसिस पे वी हैव 3 टाइप ऑफ हेलोएल्केन्स. एक है 1 डिग्री. 1 डिग्री में क्या होगा? जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है, अगर ये कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से अटैच है तो दिस विल बी 1 डिग्री. अगर जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है ये कार्बन आगे 2 कार्बन से अटैच है तो ये हो गया 2 डिग्री. और अगर जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो आगे 3 कार्बन एटम से अटैच है तो ये हो गया 3 डिग्री. यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी होती है 4. 2 वैलेंसी सेटिस्फाई कर ली इसने, मीन्स बाकी 2 जगह पे क्या है?
हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पे एक जगह पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे तो कार्बन की 4 वैलेंसीज ही सेटिस्फाइड हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ कार्बन एटम टू विच हेलोजन इज अटैच्ड, हमने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलो एल्केन्स कर लिए। नाउ वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ये जो CX बॉन्ड है इसकी क्या नेचर है? X कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एंड वी नो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ये सारे ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं कार्बन से। मीन्स क्या करेंगे ये जो CX बॉन्ड बना है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे। यही तो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो यहाँ पे ये जो हेलोजेंस हैं ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा। दिस बॉन्ड विल बिकम पोलर। कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एंड अमंग हेलोजेंस भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर डिक्रीजेस एज, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन। तो सिमिलरली यहाँ पे ये जो CF, CCl, CBr और CI बॉन्ड जो यहाँ पे फॉर्म होंगे उसमें क्या होगा? सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगी CF बॉन्ड की, देन CCl की, देन CBr की एंड देन CI की। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द हेलोजन एटम्स। ठीक है। नाउ लेट्स कंसिडर द बॉन्ड लेंथ्स। वी नो एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। मीन्स यहाँ पे ये जो CF है इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी और सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी CI वाले बॉन्ड की। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? अगर बॉन्ड लेंथ का ये ऑर्डर है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बिल्कुल इससे रिवर्स होगा। मींस अगर यहाँ पे लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड की, तो उसको तोड़ना इज कंपैरेटिवली इजी, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? कम। इसीलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है CF बॉन्ड की, देन CCl बॉन्ड की, देन CBr बॉन्ड की और सबसे कम स्ट्रेंथ है CI बॉन्ड की। मींस इस बॉन्ड को तोड़ना सबसे ज़्यादा इजी है। Coming to the synthesis of haloalkanes. तो हेलोएल्केन्स को हम बना सकते हैं फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स या बाय हेलोजन एक्सचेंज। सबसे पहले बात करते हैं सिंथेसिस फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे? अल्कोहल्स की रिएक्शन करवाएंगे विद कंसंट्रेटेड एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अल्कोहल है, हमने इसकी रिएक्शन करवाई कंसंट्रेटेड HCl के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा? जस्ट एक्सचेंज हो जाएगा इस ग्रुप का और Cl का, तो ये बन जाएगा RCl एंड साथ में वाटर विल बी फॉर्म्ड ओवर हेयर। तो इस रिएक्शन से हम RCl, RBr और RI फॉर्म कर सकते हैं, बट RF हम इस मेथड से फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है। नाउ यहाँ पे ये जो अल्कोहल है, दिस कैन बी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। ये जो रिएक्शन है, दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल्स की आपस में सब्स्टिट्यूशन हो रही है। मींस यहाँ पे OH गया और उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट किसने किया है? यहाँ पे Cl ने उसको सब्स्टिट्यूट किया है। सो दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन प्रोसीड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटायन। यहाँ पे ये जो RO बॉन्ड है ये क्लीव हो जाता है। मींस यहाँ पे बनेगा R पॉजिटिव। अब
ये R पॉजिटिव बनने का क्या मतलब है कि अगर तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, तो यहाँ पे R के ऊपर पॉजिटिव है, उसके साथ सिर्फ एक CH3 ग्रुप लगा है जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरी करने की कोशिश कर रहा है इसको इलेक्ट्रॉन्स देके। बल्कि 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, 2 CH3 ग्रुप्स होंगे, और 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, 3 CH3 ग्रुप्स होंगे जो उनकी जो पॉजिटिव चार्ज है ये कार्बन के ऊपर, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटाइन होता है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। इसीलिए ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में अगर यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है तो सिंपल कंसंट्रेटेड HCl के साथ हीट करने पे ही हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। वेयर एज अगर यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी या प्राइमरी अल्कोहल है तो हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा कंसंट्रेटेड HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2, जो यहाँ पे एक्ट करेगा as a dehydrating agent and as a Lewis acid. तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 की रिक्वायरमेंट होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। एंड अगर हम ये देखें कि कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 ये एक्चुअल में है क्या, दिस इज ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास टेस्ट हम करते क्यों हैं, फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। इस ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है कि अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट से ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, टर्बिडिटी अपीयर होगी। Turbidity appears immediately, whereas सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, ये जो टर्बिडिटी है ये अपीयर होगी विद इन 5 मिनट्स। टर्बिडिटी अपीयर्स विद इन 5 मिनट्स। और अगर यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होगा तो यहाँ पे टर्बिडिटी अपीयर होगी ओनली ऑन हीटिंग। तो ये इसीलिए ही है बिकॉज यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे रिएक्शन फटाफट होगी, एट अ टाइम ही टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगी। वेयर एज इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल रिएक्शन स्लो होगी और टर्बिडिटी अपीयर होगी ओनली ऑन हीटिंग। सो दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। और इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। और ग्रूव्स प्रोसेस के लिए हमारे पास जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का ऑफ अल्कोहल्स, दैट विल बी 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री विच इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। सो दिस वॉज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद कंसंट्रेटेड एसिड्स। अब हम करते हैं रिएक्शन विद फॉस्फोरस हलाइड्स। फॉस्फोरस हलाइड्स अल्कोहल ROH फॉस्फोरस हलाइड से PCl3 हमने यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, H3PO3 विच इज नोन एज फॉस्फोरस एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। साथ में यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा RCl। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो फॉस्फोरस है उसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3। यहाँ पे भी जो फॉस्फोरस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। ठीक है, तो जो फॉस्फोरस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस रिएक्शन में सेम ही रहेगी। अब यहाँ पे ही अगर हमने RBr या RI को सिंथेसाइज करना है तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा ये कि इन C2 ये रिएक्शन हमें ये जो है हमें सिंथेसाइज करवाना पड़ेगा। मीन्स दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस अलॉन्ग विद हेलोजन वेयर X कैन बी ब्रोमीन या आयोडीन। एंड यहाँ पे अगेन क्या बन जाएगा, या तो RBr बनेगा या
आई बनेगा। वाई? बिकॉज अल्काइल ब्रोमाइड्स एंड अल्काइल आयोडाइड्स आर वेरी लेस स्टेबल, और इस मेथड से हम RF तो प्रिपेयर कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब यहाँ पे और रिएक्शन आती है। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएं विद PCl5 तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे बनेगा एक तो RCl, साथ में हमारे पास यहाँ पे अब बनेगा POCl3 एंड साथ में HCl। क्यों? बिकॉज यहाँ पे भी जो फॉस्फोरस है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट विल रिमेन अनचेंज्ड। यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और यहाँ पे भी फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। सो जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसमें बनेगा H3PO3 और जो ये नीचे वाली रिएक्शन है इसमें बनेगा हमारे पास POCl3। ठीक है, अब हम करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड इज SOCl2। अल्कोहल की रिएक्शन करवानी है SOCl2 के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? एक तो यहाँ पे फॉर्म होगा RCl और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? यहाँ से एक Cl यूज हो गया, एक Cl बचा है, यहाँ पे H बना है, तो H और Cl मिलके क्या बना लेंगे? HCl। और क्या बचा? यहाँ पे एक S, एक ये O, एक ये O, SO2। तो ये जो रिएक्शन है दिस इज अ वेरी गुड मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हैलो एल्केन्स। क्यों? बिकॉज इसमें ये जो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये जो दो प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमारे हो जाते हैं। ठीक है, और पीछे बचता है हमारे पास एक प्योर अल्काइल हलाइड और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज used for the synthesis of primary and unbranched alkyl halides। ठीक है, तो इस रिएक्शन में डार्जन्स रिएक्शन में हमने क्या किया है? SOCl2 के साथ रिएक्शन की है। ना तो हम यहाँ पे SOBr2 यूज कर सकते हैं और ना ही यहाँ पे SOI2 यूज कर सकते हैं। SOI2 हम इसलिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और SOBr2 हम इसलिए यूज नहीं करते बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। सो दिस इज द डार्जन्स रिएक्शन, दैट इज द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद thionyl chloride to form RCl, HCl and SO2, and this reaction is very good for the synthesis of alkyl halides. Now we come to the reaction of alcohols with, जब हम alcohols को heat करते हैं with NaI या Ki in the presence of H3PO4। क्या करेंगे हम? सबसे पहले Ki या Ni की रिएक्शन करवाएंगे विद H3PO4। व्हाट इज दिस? दिस इज फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। H3PO3 वॉज फॉस्फोरस एसिड, H3PO4 इज फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, जिस भी एसिड में जो हमारा ये सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होगी, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड इक, और जिसके लिए कम होती है ऑक्सीडेशन स्टेट उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले Ki विल रिएक्ट विद H3PO4 टू फॉर्म, यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेगा? ये HI बन जाएगा एंड साथ में यहाँ से H गया, यहाँ से I गया, बाकी जो बचा है उन सबको हम कंबाइन कर देंगे, ये बन जाएगा KH2PO4। अब ये जो यहाँ पे HI बना है इसने रिएक्ट करना है किसके साथ? अल्कोहल के साथ। ROH प्लस HI क्या फॉर्म कर लेगा? ये यहां से जाएगा वाटर और बचेगा क्या? R एंड I। तो इस मेथड से हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? हम यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड्स प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ पे रिएक्शन करेंगे NaBr या KBr की H2SO4 के साथ,
These are concentrated acids which we are using over here. यहाँ पे हमने H2SO4 का यूज़ इसीलिए नहीं किया बिकॉज अगर हम यहाँ पे H2SO4 का यूज़ करते तो वो आयोडाइड दैट इज़ I नेगेटिव को कन्वर्ट कर देता I2 में, और ये जो रिएक्शन है यहाँ पे ये हमारा जो RI प्रोडक्ट बना है HI को यूज़ करके वो नहीं बन पाता। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम NaBr और H2SO4 की रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पे भी Br नेगेटिव को ये कन्वर्ट करता है Br2 में, बट फिर भी ये प्रोडक्ट को इतना इफेक्ट नहीं करता, यील्ड को इतना इफेक्ट नहीं करता, इसीलिए यहाँ पे तो हम H2SO4 को यूज़ कर लेते हैं दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड को, बट यहाँ पे हम H3PO4 ही यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम NaBr की रिएक्शन करेंगे विद H2SO4 तो क्या बन जाएगा, सिमिलरली HBr जैसे यहाँ पे HI फॉर्म हुआ था, एंड साथ में यहाँ पे क्या बनेगा जो बचा दैट इज NaHSO4। फिर क्या होगा, सेम अल्कोहल आएगा। अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ होगी, इस HBr के साथ। क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ से, वाटर, एंड साथ में क्या फॉर्म होगा, RBr। सो इस रिएक्शन में हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, अल्काइल ब्रोमाइड्स। इस रिएक्शन में हम क्या प्रिपेयर कर रहे थे, अल्काइल आयोडाइड्स। सो ये थी सारी रिएक्शंस जिसमें हमने प्रिपेरेशन किससे की, अल्कोहल से। एक बार ट्रीट किया हमने इसको कंसंट्रेटेड HCl एंड साथ में एनहाइड्रस ZnCl2 दैट इज ल्यूकास रिएजेंट के साथ, दिस इज ग्रूव्स प्रोसेस। फिर हमने फॉस्फोरस हैलाइड्स की बात की, एक बार रिएक्शन करवाई PCl3 के साथ, एक बार रिएक्शन करवाई PCl5 के साथ, और 2 रिएक्शंस करवाई रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन के साथ विच इज फॉर ओनली ब्रोमीन एंड आयोडीन। फिर हमने रिएक्शन करवाई विद थायोनाइल क्लोराइड विच इज SOCl2 जिसको हम बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शन, एंड देन हमने रिएक्शन करवाई बाय हीटिंग विद Ki और Na इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 एंड बाय हीटिंग विद NaBr और KBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। नाउ वी कम टू द सिंथेसिस ऑफ हेलोएल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास एक तो है अल्केन्स और एक हैं अल्कीन्स। तो सबसे पहले करते हैं अल्केन्स से कैसे प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले लें, दिस इज व्हाट, दिस इज ब्यूटेन। 4 कार्बन एटम्स है, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सो दिस इज ब्यूटेन। अगर हम इसकी फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करवाएंगे, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, देखो ये जो टर्मिनल कार्बन एटम है इसके बॉन्ड्स को मैं यहाँ पे ओपन करके लिख रही हूँ। ठीक, अब हमें पता है कि एक बॉन्ड कंस्टिट्यूट्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जितने भी बॉन्ड्स हैं इन सब में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अगर इस बॉन्ड को हम ब्रेक कर दें और ये जो बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम सिमेट्रिकली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, मीन्स एक तो इलेक्ट्रॉन दे दें हम कार्बन को और एक इलेक्ट्रॉन दे दें हम हाइड्रोजन को, तो इस तरह की क्लीवेज को हम बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिसिस। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2। अब ये जो है कार्बन जिसके साथ 2 हाइड्रोजन्स अटैच हैं, इसके ऊपर एक ये इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिया। सिमिलरली इस हाइड्रोजन के ऊपर भी एक ये इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिया। होगी किसकी प्रेजेंस में, ये किसी हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, साथ में H न्यू दैट इज लाइट। तो ये जो हमने Cl2 यहाँ पे यूज की है इसकी भी यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगी। एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास, तो ये क्या बन जाएंगे, 2 Cl रेडिकल बन जाएंगे। तो अब एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के पास है, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तो ये बॉन्ड बनाएगा कि नहीं, ज़रूर बनाएगा। क्या करेगा, ये H अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा।
साथ में क्या फॉर्म होगा, अब ये जो Cl रेडिकल है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, और ऊपर से ये जो कार्बन है इसकी अभी वैलेंसी भी अनसेटिस्फाई है। तो ये जो क्लोरीन है ये किसके पास आ जाएगा, इस कार्बन एटम के पास, और ये क्या बन जाएगा, दिस, ये फॉर्म हो जाएगा हमारे पास। ठीक, अब हमारे पास अगर हम इस कार्बन एटम के ये बॉन्ड्स को क्लीव ना करते एंड इंस्टेड ये कार्बन एटम के बॉन्ड्स को क्लीव करते, तो हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी थी। अगेन यहां पे क्या होगा, इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होगी, तो यहाँ पे अगेन एक H रेडिकल फॉर्म होगा, कार्बन के ऊपर रेडिकल फॉर्म होगा, और ये जो हमने क्लोरीन यहाँ से फॉर्म की ये किसके पास जाएगी, अब इस कार्बन एटम के पास, और हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, जब भी हम अल्केन्स की फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करवाते हैं तो वी गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, बिकॉज ये जो Cl रेडिकल हमने यहाँ पे बनाया वो टर्मिनल कार्बन एटम से भी अटैच हो सकता है और नॉन टर्मिनल कार्बन एटम से भी अटैच हो सकता है, एंड अकॉर्डिंगली इस केस में हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। हम इस कार्बन एटम या इस कार्बन एटम से भी हाइड्रोजन्स रिमूव करवा के Cl लगा सकते थे, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। और हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं CH4 की। CH4 इज मीथेन। क्या किया हमने, Cl2 ऐड की इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्या होगा, यहां से एक H और एक Cl जाएगा, यहां पे कितने H बचे, 3, CH3, और उसकी जगह पे ये यहां से जो H गया उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, यहां से Cl। अगेन अगर हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे Cl2 विद H न्यू तो क्या हो जाएगा, सेम यहाँ से फिर H और Cl जाएंगे और उस H की जगह पे Cl आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 Cl2। अगेन हम यहाँ पे जब तक यहाँ पे H हमारे पास प्रेजेंट है तब तक हम यहाँ पे रिएक्शन करवा सकते हैं। फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा, चारों के चारों जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनको हमने यहाँ पे हेलोजन एटम से रिप्लेस कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। दिस इज व्हाट, दिस इज टेट्राक्लोरोमीथेन, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म। सो ये है रिएक्शन जब हमने अल्केन्स से सिंथेसाइज किए हमारे अल्काइल हलाइड्स। अब हम बात करते हैं जब हम अल्कीन्स, अल्कीन्स भी तो हाइड्रोकार्बन्स ही हैं, जब हम अल्कीन्स से सिंथेसाइज करना चाहते हैं अपने हेलो एल्केन्स को, तो अल्कीन से एक तो है जब हम यहां पे क्या ऐड करेंगे, हेलोजन ऐड करेंगे, और दूसरा जब हम यहां पे हेलोजन एसिड्स को ऐड करेंगे। पहले बात करते हैं हम यहां पे हेलोजन एसिड्स की और यहां पे सिमेट्रिकल अल्कीन्स की। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अल्कीन है और ये एक सिमेट्रिकल अल्कीन है, इस पे हमने क्या ऐड करना है, एक हेलोजन एसिड। तो सिंपली क्या होगा, यहां से ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, एक कार्बन के पास जाएगा हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे जाएगा हेलोजन, तो ये क्या बन जाएगा, किसी भी एक कार्बन पे हाइड्रोजन दे दो और दूसरे कार्बन पे हेलोजन दे दो। तो ये तो हमारा हो गया जब हमने सिमेट्रिकल अल्कीन्स पे ऐड कराया किसी भी हेलोजन एसिड को। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये जो अल्कीन है वो अनसिमेट्रिकल हो, फॉर एग्जांपल प्रोपीन, जब हम यहाँ पे हेलोजन एसिड ऐड करवाएंगे तब हमारे पास क्या होगा, सी यहाँ पे अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन पे जाए और हेलोजन इस कार्बन पे जाए, या क्या हो कि जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पे जाए और हेलोजन इस कार्बन पे जाए। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से कार्बन पे हेलोजन जाएगा, कौन से कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा? दिस इज डिसाइडेड बाय मार्कोनिकोव्स रूल।
मार्कोनिकॉव्स रूल इन सिंपल वर्ड्स सेज रिचर बिकम्स रिचर, मीन्स वो कार्बन एटम जिस पे ऑलरेडी हाइड्रोजन्स ज़्यादा हैं, मीन्स जो ऑलरेडी हाइड्रोजन्स में रिच है, उसी पे ही हमने क्या करना है, हाइड्रोजन को देना है। अब ये प्रोपीन के केस में हमारे पास जिस दो कार्बन एटम्स में डबल बॉन्ड है, एक के पास एक हाइड्रोजन है, एक के पास 2 हाइड्रोजन है, तो मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा हैं उसी पे ही हाइड्रोजन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3। अब इस कार्बन पे क्या जाएगा फिर, हैलोजन, ये बन जाएगा CHX एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3, बिकॉज इस कार्बन एटम पे ये वाला हाइड्रोजन गया, 2 हाइड्रोजन्स पहले ही थे, एक और हाइड्रोजन, टोटल यहाँ पे हो गए 3 हाइड्रोजन्स, और यहाँ पे सारे ही जो कार्बन एटम्स हैं उनकी वैलेंसीज सेटिस्फाई हैं। तो ये है हमारे पास मार्कोनिकॉव्स रूल। पर एक और यहाँ पे हमारे पास केस है, अगर यहाँ पे अल्कीन जो है वो अनसिमेट्रिकल ही है एंड साथ में क्या है, उसमें परऑक्साइड ऐड की हुई है हमने, यहाँ पे हैलोजन एसिड के साथ हम परऑक्साइड भी ऐड कर रहे हैं। सेम हम यहाँ पे प्रोपीन का केस लेते हैं। अब अगर यहाँ पे एरो के ऊपर है HBr, मीन्स जो हम हैलोजन एसिड यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे HBr ही होना चाहिए, HCl HI नहीं हो सकता, HBr ही हो यहाँ पे, एंड साथ में यहाँ पे परऑक्साइड ऐड की हो, तो यहाँ पे ये जो मार्कोनिकॉव्स रूल है वो ऑपरेट नहीं करता, मार्कोनिकॉव्स रूल यहाँ पे फेल हो जाता है, और यहाँ पे जो लॉ एग्जिस्टेंस में आता है दैट इज नोन एज एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, या और हम उसको क्या बोलते हैं, खराश इफेक्ट, या इसी को हम बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल ऑपरेट होगा। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल क्या कहता है, पुअरर बिकम्स रिचर, मीन्स जिस कार्बन एटम पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं उसी को हमने इस हैलोजन एसिड दैट इज HBr का H देना है, और जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं उसको हमने देना है यहाँ पे ब्रोमीन। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड पे ही एडिशन तो होनी है, क्या होगा, इसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं तो इसी के पास जाएगा यहाँ से हाइड्रोजन, ये बन जाएगा CH2, और यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, इसके पास क्या जाएगा, जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स थे इसके पास जाएगा Br, और ये रिएक्शन है कौन सी, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो इसमें क्या है, जब तो हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन्स है कहीं भी हैलोजन दे दो, कहीं भी हाइड्रोजन दे दो, और अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और हमारे पास H2O2 दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मार्कोनिकॉव्स रूल लगाएंगे, रिचर बिकम्स रिचर, और अगर हमारे पास H2O2 प्रेजेंट है और साथ में नेसेसरी HBr प्रेजेंट है तो हम वहाँ पे लगाएंगे एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल या खराश इफेक्ट। अब हम करते हैं अल्कीन्स से ही सिंथेसिस हेलो अल्केन्स की। जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपली ऐड कर रहे हैं हैलोजन, ये है अल्कीन, हैलोजन ऐड किया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बस एक कार्बन के ऊपर एक ब्रोमीन, एक कार्बन के ऊपर दूसरी ब्रोमीन, तो ये क्या बन जाएगा, नाउ अब ऐसा होता क्यों है, बिकॉज मान लो कि ये जो हमारा डबल बॉन्ड है, अगर हम इसको इस कार्बन एटम की तरफ शिफ्ट करते हैं तो इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड सिमिलरली यहाँ पे ये जो Br है, अगर ये जो हमारे पास बॉन्ड है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो इस ब्रोमीन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये पार्शियल पॉजिटिव इस पार्शियल नेगेटिव से अटैच हो जाएगा और ये पार्शियल नेगेटिव इस पार्शियल पॉजिटिव से अटैच हो जाएगा, दोनों कार्बन एटम्स के पास एक एक ब्रोमीन चली जाएगी, और इस टाइप के
ये जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? विसिनल। विसिनल, इस केस में दिस इज डाइब्रोमाइड, या हम इनको बोलते हैं विसिनल डाइहलाइड्स। मींस अलग अलग जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं, दोनों पे ही एक एक हेलोजन एटम अटैच है, उनको हम बोलते हैं विसिनल डाइहलाइड्स। और इस रिएक्शन में होता क्या है, ये जो Br2 है, इसका जो रेड ब्राउन कलर है, इट गेट्स डिस्चार्ज्ड। क्यों? बिकॉज ये जो रिएक्शन है, दिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल और इन अ कंपाउंड। Now we come to synthesis of haloalkanes from halogen exchange. Halogen exchange में we have two reactions. One is Finkelstein reaction and other is Schwarz reaction. तो दोनों में ही हमने क्या करना है? हेलोजेंस को एक्सचेंज करना है। इट मीन्स हमारे पास दोनों में ही एक प्रोडक्ट तो एक रिएक्टेंट तो ऐसा होगा जिसमें ऑलरेडी ही हमारे पास एक हेलोजन प्रेजेंट है। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या करेंगे हम? सेकंड रिएक्टेंट होगा हमारे पास NaI, रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। क्या फॉर्म होगा यहाँ से? R के साथ जाएगा I, Na के साथ जाएगा X, बिकॉज हमने हेलोजेंस को इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे बन गया RI एंड साथ में बन गया NaX। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास फॉर्म क्या हुआ? अल्काइल आयोडाइड फॉर्म हुआ। और यहाँ पे X क्या हो सकता है हमारे पास? क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो ड्राई एसीटोन है, इसका पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ दिस ड्राई एसीटोन इज कि यहाँ पे ये जो सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड फॉर्म होगा, दे गेट प्रेसिपिटेटेड इन ड्राई एसीटोन। तो उससे हमें क्या फायदा होगा? दिस इज डिसाइडेड बाय ली-चटेलियर प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू ली-चटेलियर प्रिंसिपल, अगर यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, अगर हम उसको कॉन्टिन्यूसली रिएक्शन मिक्सचर से विड्रॉ करते रहें, तो हमारी जो रिएक्शन है इट शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मीन्स और ज़्यादा जल्दी रिएक्शन होने लगती है और ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास उतना ही ज़्यादा बनेगा। क्यों? बिकॉज जब भी हम अपने प्रोडक्ट को रिएक्शन मिक्सचर से निकाल लेते हैं, तो ली-चटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन है वो खुद को रिवर्स करने की कोशिश करती है, इस इफेक्ट को रिवर्स करने की कोशिश करेगी और क्या करेगी? खुद को एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी एंड यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा RI हमारे पास फॉर्म होगा। देन वी कम टू स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करेंगे? RX, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम किसी मेटालिक फ्लोराइड के साथ। मेटालिक फ्लोराइड मीन्स एक तो हमें चाहिए मेटल एंड साथ में क्या होगा? फ्लोरीन। तो ये हो सकता है AgF, या हो सकता है Hg2F2, या हो सकता है COF2, या हो सकता है SbF3, कुछ भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे हम RX की रिएक्शन करवाते हैं विद AgF, तो क्या होगा? R के साथ जाएगा F, Ag के साथ जाएगा X, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? RF प्लस AgX। तो इस रिएक्शन में हमने क्या प्रिपेयर किया? यहाँ पे अल्काइल फ्लोराइड्स प्रिपेयर किए। तो अभी तक हमने स्वार्ट्स रिएक्शन ही ऐसी रिएक्शन की है जिसमें हम यहाँ पे अल्काइल फ्लोराइड्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमने सिंथेसिस कर ली है हेलोअल्केन्स की, अल्कोहल्स से, अल्केन्स से और हेलोजन एक्सचेंज से। लेट्स कम टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन्स। तो इसमें सबसे पहले आता है कलर। तो जो हमारे हेलोअल्केन्स होते हैं, दे आर जनरली कलरलेस। बट अगर यहीं पे हम अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड को एक्सपोज कर दें टू लाइट, तो ये कलर्ड हो जाते हैं। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Br2 या I2। तो ये क्यों फॉर्म होता है? बिकॉज वी नो कि जो RI और RBr है, इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज भी कम है। तो लाइट को एक्सपोज करने पे ये Br2 एंड I2 फॉर्म करते हैं। Br2 इज रेड ब्राउन एंड आयोडीन इज ऑलमोस्ट ब्लैकिश इन कलर। नाउ वी कम टू द ऑर्डर। तो जनरली जो हेलोअल्केन्स होते हैं, दे आर ऑर्डरलेस, कोई भी ऑर्डर उनका नहीं होता। बट सम वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मीन्स वो कंपाउंड्स जो इजीली अपने वेपर्स फॉर्म कर लेते हैं। सम वॉलेटाइल हेलोअल्केन्स हैव स्वीट स्मेलिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल
CHCl2 which is dichloromethane and chloroform. These are the examples of sweet smelling haloalkanes. फिर हम आते हैं स्टेट पे. जो हमारे haloalkanes हैं they can exist as gases, liquids or solids. The examples of gaseous haloalkanes are CH3Cl and CH3Br, that is methyl chloride and methyl bromide. लिक्विड के एग्जाम्पल है CH3I, CCl4 एंड सॉलिड हेलोअल्केन का एग्जाम्पल है CI4. नाउ वी कम टू मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो हमें पता है जो हेलोएल्केन्स हैं वो बेसिकली अल्केन्स से बने हैं. तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर करें अल्केन्स और हेलोएल्केन्स के, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास हेलोएल्केन्स दैट इज RCl, RBr और RI, ये जो हमारे पास हेलोएल्केन्स हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा आते हैं व्हेन कंपेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन्स, वेयर एज RF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम आता है व्हेन कंपेयर टू, बॉइलिंग पॉइंट भी मेल्टिंग पॉइंट भी, व्हेन कंपेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन. तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन से. इसका रीज़न क्या है? द पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड. हमने ये ऑलरेडी किया कि ये जो CX बॉन्ड यहाँ पे होता है इन केस ऑफ हेलोएल्केन्स, ये एक पोलर बॉन्ड है. कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है. तो पहला रीज़न तो है इसका कि पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड. सेकंड रीज़न ये है कि जो हमारे हेलोएल्केन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं इन केस ऑफ ब्रोमाइड्स, क्लोराइड्स एंड आयोडाइड्स, इनमें आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग. तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. अगर यहाँ पे हम RF की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन्स से कम इसलिए होता है ड्यू टू द पुअर पोलराइजेबिलिटी ऑफ F नेगेटिव. इसकी जो पोलराइजेबिलिटी होती है, पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमने इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना है. वैसे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो सिमेट्रिकल होता है. पोलराइजेबिलिटी का मतलब ये होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना. ठीक है, मीन्स जो अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इट विल नॉट बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो जो F नेगेटिव है इसका स्मॉल साइज है, पोलराइजेबिलिटी कम है, स्मॉल साइज और कम पोलराइजेबिलिटी के कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन्स जो होते हैं उनसे कम होता है, वेयर एज बाकी सबका ज़्यादा होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. और ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस. तो ये तो हमने किया जब हमने कंपेयर किया इनको कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन्स से. अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास RF, RCl, RBr और RI है, मीन्स अगर यहाँ पे हमारे पास ये जो R है द अल्काइल ग्रुप इज सेम, व्हेन द अल्काइल ग्रुप इज सेम, तब क्या होगा? जैसे जैसे हमारे पास जो मास है हेलोजन का वो इंक्रीज होगा, मीन्स जैसे जैसे जो साइज है हेलोजन का इंक्रीज होगा. वी नो दैट मूविंग डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीजेस. सबसे बड़ा साइज है आयोडीन का, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन का. जैसे जैसे मास हेलोजन का इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, वैसे वैसे जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हैं वो भी क्या होंगे?
इंक्रीज होंगे। अगेन क्यों? बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी एंड जैसे जैसे हम आर एफ की तरफ जाएंगे वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गो ऑन डिक्रीजिंग। तो ये तब है जब हमारे पास आर सेम है और हेलोजन जो है वो डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं आइसोमेरिक हैलोएल्केन्स की। आइसोमर्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट अरेंजमेंट जो होगी एटम्स की वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें this is what? This is bromo, 4 carbon atoms, तो this is bromobutane। हम यहाँ पे आइसोमेरिक हैलोएल्केन्स की बात करने लगे हैं। मींस अब हमने इसका दूसरा आइसोमर बनाना है जिसमें 4 ही कार्बन एटम्स हों, इतने ही हाइड्रोजन एटम्स हों और एक ही ब्रोमीन हो। तो इसका सेकेंड आइसोमर हम कैसे बना सकते हैं? एंड सिमिलरली ठीक है, तो ये हो गए हमारे आइसोमेरिक हैलोएल्केन्स। इसका नाम क्या है? सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो इसका नाम हो जाएगा 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। इसका क्या नेम हो जाएगा? 2-ब्रोमो ब्यूटेन। ये हम डिटेल में IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टडी करेंगे हैलोएल्केन्स का। ठीक है, अभी के लिए इन तीनों के नाम्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। नाउ ये आइसोमेरिक हैं। अब जैसे जैसे यहाँ पे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी, यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पे एक ब्रांच है, यहाँ पे 2-2 ब्रांचेस हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे ब्रांचिंग इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता जाएगा। इसका रीज़न क्या है? तो कि जैसे जैसे हमारी ब्रांचिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो मॉलिक्यूल है वो एक स्फेरिकल शेप को अटेन कर लेता है जिसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं। तो कम वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है सबसे कम। अगर इन तीनों में हम कंपेयर करें, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, देन इसका एंड देन इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में हमने स्टडी कर लिया कि जब हमारे पास अल्काइल ग्रुप सेम हो तब क्या ऑर्डर होगा और जब हमारे पास आइसोमेरिक हैलोएल्केन्स हों तब क्या ऑर्डर होगा। नाउ वी कम टू डेंसिटी। नाउ जो हमारे RBr और RI हैं इनकी डेंसिटी तो है मोर देन वाटर। और यहीं पे अगर हम बाकी हैलोएल्केन्स की बात करें तो हमारे पास डेंसिटी का क्या यहाँ पे है रोल? जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी, या जैसे जैसे नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे भी डेंसिटी हमारी बढ़ती जाएगी। एंड या जैसे जैसे यहाँ पे टाइप ऑफ हैलोजन में क्या होगा? जिस हैलोजन का ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास है अगर वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। जिस हैलोजन का कम मॉलिक्यूलर मास है तो उसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली कम होगी। मींस आयोडीन की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी और सबसे कम डेंसिटी होगी यहाँ पे फ्लोरीन कंटेनिंग हैलोएल्केन्स की। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया डेंसिटी में। अगर हमारे पास कार्बन एटम्स या हैलोजन एटम्स ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा, और अगर हमारे पास एक हैवियर मॉलिक्यूलर मास वाला हैलोजन है तो उस अल्काइल हैलाइड या हैलोएल्केन की डेंसिटी भी हो जाएगी ज़्यादा। नाउ वी कम टू सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में क्या है कि ये जो हमारे हैलोएल्केन्स हैं दे आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर।
वेयर एज अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में दे आर सॉल्युबल। तो वाटर में कम सॉल्युबिलिटी होने का रीज़न क्या है कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पहले तो हमें ये तोड़नी पड़ेगी, ठीक है, फिर हमें क्या कराना पड़ेगा, जो हमारे अल्काइल हैलाइड्स दैट इज हेलो एल्केन्स के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो इधर से हमें अल्काइल हैलाइड्स की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उन्हें तोड़ना पड़ रहा है, उधर से हमें क्या करना पड़ रहा है, जो वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसे तोड़ना पड़ रहा है। और रिजल्टेंट जब हम दोनों की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ भी देते हैं, जो हमारे पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है, फिर भी वो जो प्रोडक्ट बना उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी कंपेंसेट नहीं हो पाती। मीन्स जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल है उसकी इतनी अच्छी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती एज कंपेयर टू द इंडिविजुअल वाटर एंड हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स। वेयर एज अगर हम यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करें तो बिल्कुल वाइस वर्सा होता है। मीन्स जो न्यू इंटरैक्शंस होती हैं दे हैव द कंपेरेबल, मीन्स वो कंपेरेबल होती हैं, कंपेरेबल स्ट्रेंथ की होती हैं एज दैट ऑफ द प्रीवियस जो अट्रैक्शंस होती हैं। सो जो हमारे हेलो एल्केन्स हैं दे आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, बल्कि दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कमिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, 3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं हेलो एल्केन्स, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड reactions with metals। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बट उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो एक ऑर्डिनरी सोर्स से लाइट आती है इट कैन वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। कहने का मतलब क्या है कि एक ऑर्डिनरी लाइट सोर्स से जो लाइट होती है वो वाइब्रेट करती है सारी पॉसिबल डायरेक्शंस में। अगर हम इसके वे में एक निकोल प्रिज्म रख दें तो क्या हो जाएगा, मींस अगर हम ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करवाएं तो क्या होगा कि ये जो लाइट है ये वाइब्रेट करने लग जाएगी, ये जो लाइट रेज हैं दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन अ सिंगल डायरेक्शन। और इस तरह की लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नाउ अगर हम ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी सब्सटेंसेस से, किसी स्पेसिफिक सब्सटेंसेस से पास करवाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये एक एंगल पे रोटेट हो जाती है, ठीक है, और उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशंस। और ऐसे कंपाउंड्स जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन से रोटेट कर सकते हैं उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो अगर ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो जो हमारा आइसोमर होता है इट इज सेड टू बी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो जो हमारा आइसोमर होता है इट इज सेड टू बी लीवो रोटेटरी। मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, यहाँ पे 2 आइसोमर्स बन सकते हैं। नाउ व्हाट इज द कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी? किसी सब्सटेंस के ऑप्टिकली एक्टिव होने की कंडीशन क्या है? पहली बात तो उसके पास एक असिमेट्रिक कार्बन सेंटर होना चाहिए। मीन्स देयर शुड बी अ कायरल सेंटर प्रेजेंट ओवर देयर। कायरल सेंटर क्या होता है या कायरल कार्बन क्या होता है? जिस कार्बन एटम पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इस कार्बन पे हम एक H, एक CH3, एक हेलोजन फॉर एग्जाम्पल और एक C2H5 ग्रुप अटैच कर दें तो इस कार्बन एटम पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ कायरल कार्बन।
जिसको हम यहाँ पे एक स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक तो है कंडीशन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने की कि उसके पास कायरल सेंटर होना चाहिए। द सेकंड कंडीशन इज इट शुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। नाउ प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? एक ऐसा प्लेन, किसी भी कंपाउंड में अगर एक ऐसा प्लेन है जिसके थ्रू अगर हम उस मॉलिक्यूल को कट करें तो हमारे पास टू सिमिलर साइड्स आए, टू सिमिलर हाफ्स आए, तो उस प्लेन को हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक स्फेयर है और अगर हम इसको एक प्लेन से कट करते हैं तो हमारे पास टू सिमिलर साइड्स आएंगी, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ऐसा सेंटर है किसी मॉलिक्यूल में कि अगर हम उस सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करें, फॉर एग्जांपल अगर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में मूव करें, तो अगर हमारे पास सेम एटम्स ना आए, इट मीन्स उसमें जो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। वेयर एज अगर हमें सेम चीज़ मिल जाती है सेंटर से ऑपोजिट साइड मूव करने पे, तो इट मीन्स कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने की ये कंडीशन है कि ना तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, ना ही उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, और उसमें क्या होना चाहिए? एक असिमेट्रिक कार्बन सेंटर होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे बात करें एक कायरल कंपाउंड, ब्यूटेन 2-ओल की, दिस इज व्हाट? दिस इज 1, 2 एंड ये 3, 4 हो गए। दिस इज ब्यूटेन 2-ओल, ठीक है। अब अगर हम ये ब्यूटेन 2-ओल की बात करें तो यहाँ पे ये जो कार्बन एटम है इसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, इसीलिए दिस इज अ कायरल कार्बन एटम। अब यहाँ पे ये जो मैंने डैश और वेज से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज नोन एज डैश, दिस इज नोन एज वेज। इसका क्या मतलब होता है? हमें पता है कि जो हमारा कार्बन है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड ओवर हेयर और उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होगा? जो 2 ग्रुप्स हैं वो तो इन प्लेन होंगे और जो बाकी 2 ग्रुप्स हैं उनमें से एक जो हमारी साइड पे हमें दिखेगा इट विल बी अबव द प्लेन, और एक जो हमें हमारे से दूर ग्रुप दिख रहा है उसको हम यहाँ पे डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स इट इज बिलो द प्लेन, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेट्राहेड्रल कार्बन एटम। अगर हम यहाँ पे इसके मिरर इमेज फॉर्म करें, मीन्स अगर यहाँ पे एक मिरर लगा दें हम, तो हम क्या देखेंगे? क्या फॉर्म होगा? ये फॉर्म होगा, ये कंपाउंड इसकी मिरर इमेज है। अब अगर हम इन मिरर इमेजेस को आपस में सुपर इम्पोज करने की कोशिश करें, मींस इसको उठा के अगर हम इस पे रखने की कोशिश करें, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो 2 मिरर इमेजेस हैं ये आपस में सुपर इम्पोजेबल नहीं हैं। तो ये क्या है? दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और ऐसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं इनको हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या हुए? कंपाउंड तो सेम है, इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज तो इनकी सेम होंगी, बट ऑप्टिकल रोटेशन यहां पे डिफरेंट होगी। मींस अगर इनमें से एक कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेशन देगा, एक कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो दूसरा क्या होगा? लिवो रोटेटरी। मींस ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑपोजिट डायरेक्शंस में रोटेट करेंगे जो इनैंशियोमर्स होते हैं। अब अगर ये जो दोनों इनैंशियोमर्स हैं ये 50-50% प्रेजेंट है, मींस इक्वल अमाउंट्स में प्रेजेंट है किसी भी मिक्सचर में, अगर इनकी रेशियो 50-50% है तो हमारे पास क्या होगा? सी, इनमें से एक आइसोमर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन देगा, दूसरा आइसोमर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन देगा, तो नेट रोटेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। नेट रोटेशन 0 होने के कारण इनकी कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी एंड इसको हम बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर।
ऐसे इनैंशियोमर्स जो 50-50% अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं रेसिपिक मिक्सचर, जिसमें से एक आइसोमर रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मींस एक इनमें से होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा होगा इनमें से लिवो रोटेटरी। अब हम बात करते हैं कि अगर हम रिएक्शन करवाएं तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा वहाँ पे जो भी कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसमें रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन है या इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। इसका मतलब क्या है अभी हम समझते हैं। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसी ऐसे कार्बन पे जो कायरल कार्बन नहीं है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ये कायरल कार्बन ले रहे हैं, इसके साथ हमने 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच कर दिए, तो ये बन गया कायरल कार्बन एटम। अगर हम यहाँ पे इस कार्बन एटम पे रिएक्शन करवाएं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे HCl ऐड करें तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, सिंपली क्या होगा OH की जगह पे Cl आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इनमें से कोई भी अगर ग्रुप टुवर्ड्स अस होता, मीन्स वेज पे होता या डैश पे होता, उसका यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो इस कायरल कार्बन पे तो करवा ही नहीं रहे, हम रिएक्शन करवा रहे हैं इस कार्बन एटम पे, और इस कार्बन एटम पे कोई भी यहाँ पे कन्फिग्रेशन जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी। मीन्स यहाँ पे जो भी कन्फिग्रेशन होगी वही कन्फिग्रेशन यहाँ पे भी होगी, इसी प्रोडक्ट की रिएक्टेंट से सेम कन्फिग्रेशन होगी। तो ये जो रिएक्शंस हैं ये तब हैं जब हम कायरल कार्बन पे रिएक्शन नहीं करवा रहे, तब क्या होगा, तब तो रिटेंशन ही होगी हमेशा हमेशा कन्फिग्रेशन में। बट अगर हम यहाँ पे इसी कायरल कार्बन एटम पे ही रिएक्शन करवाते तो क्या होता, कंसिडर फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, अब हमने ये कायरल कार्बन एटम लिया और हमने इसी पे ही रिएक्शन करवानी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक Y ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है एट द प्लेस ऑफ X, हम चाहते हैं यहाँ से X जाए और Y आ जाए। तो अब इस रिएक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, देखो या तो क्या हो सकता है कि जहाँ से X गया वहीं पे Y आए, ठीक, तो ये क्या बनेगा, जहां से X गया बस उसकी जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, Y आ गया, एंड साथ में जो ग्रुप जैसे लगा था वैसे ही लगा है। अगर तो ये ऐसे होता है तो दिस इज रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन, ठीक है, मींस जो इसकी कन्फिग्रेशन थी वही इसकी कन्फिग्रेशन रहेगी। बट अगर यहाँ पे ही हमारे पास क्या हो, अगर हम Y का अटैक इस हिसाब से करवाएं कि ये जो Y है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैक करे उस पोजीशन पे जहां पे X लगा है उससे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, देयर विल बी इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, मीन्स अब Y हमारा उस साइड पे लगा है, ऑपोजिट साइड पे लगा है जिस साइड पे X लगा है। X हमारा इस साइड पे लगा था, Y हमारा आके इस साइड पे अटैच हुआ है, तो दिस इज नोन एज इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। तो हमारे पास जब हम यहाँ पे कायरल कार्बन एटम पे रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो क्या हो जाए प्रोडक्ट A बने जिसमें रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन है, या हमारे पास प्रोडक्ट B बने जिसमें इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन है। थर्ड हमारे पास यहाँ पे
क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ए भी बने बी भी बने। मींस या तो हमारा जो y है वो उसी साइड से अटैक करे जिस साइड पे x लगा है, या हमारा y ऑपोजिट साइड से अटैक करे। अगर ये दोनों ही चीज़ें हो रही हैं एक रिएक्शन में तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे a भी बनेगा b भी बनेगा। मींस इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी बनेगा और रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन वाला प्रोडक्ट भी बनेगा। और यहाँ पे अगर ये जो a और b प्रोडक्ट्स हैं ये सेम अमाउंट में हों, 50-50% हों, तो ये क्या हो जाएगा, अभी हमने स्टडी किया, ये बन जाएगा फिर एक रेसिमिक मिक्सचर। क्योंकि वहां पे अगेन सेम ही बात हो जाएगी, एक डेक्स्ट्रो रोटेशन एक लिवो रोटेशन आपस में कैंसिल कर देगी रोटेशन को, तो ओवरऑल हमें मिलेगा यहाँ पे एक रेसिमिक मिक्सचर। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नाउ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दैट इज SN रिएक्शंस। पहली बात तो न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय NU नेगेटिव। तो NU नेगेटिव का मीन्स क्या हुआ कि दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन रिच ये स्पीशीज है तो अटैक किसको करेगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को। नाउ हमें पता है इन केस ऑफ हेलो एल्केन्स ये जो RX बॉन्ड है इसमें हमारे जो हेलोजेंस है दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेंगे। जो हेलोजन है उसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव और जो यहाँ पे R ग्रुप है उसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे एक सिंपल रिएक्शन लें तो यहाँ पे सिंपली होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या होगा x के ऊपर पार्शियल नेगेटिव R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, क्या हो जाएगा जस्ट ये x यहाँ से जाएगा एज x नेगेटिव और अटैच क्या हो जाएगा R के साथ NU, नेगेटिव ने पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाना है। तो न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ से x को दैट इज हेलोजन को, एंड इसीलिए ही हम इनको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहाँ पे ये जो x ग्रुप जो हमारा हेलोजन लीव करेगा इसको हम यहाँ पे बोलते हैं लीविंग ग्रुप। दिस इज नोन एज लीविंग ग्रुप बिकॉज ये रिएक्शन को लीव करके जा रहा है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक्स अगर हम यहाँ पे देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी या तो हो सकता है डिपेंड करे ऑन बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, या क्या हो सकता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो अगर तो रेट यहाँ पे अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है तो इसको बोलेंगे SN2 रिएक्शन। वेयर एज अगर सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगी तो हम बोलेंगे SN1 रिएक्शन। तो इस बेसिस पे हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो दो टाइप्स की हो गई, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। दोनों को वन बाय वन यहाँ पे स्टडी करते हैं। पहले स्टडी करेंगे SN2 रिएक्शन। तो SN2 इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 2 के लिए यहाँ से क्या आ गया कि एक बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। बायोमोलिकुलर रिएक्शन का क्या मतलब है कि इस रिएक्शन की जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगी, दो मॉलिक्यूल्स पे। बाय मीन्स दो मॉलिक्यूल्स, तो वो दो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक अल्काइल हैलाइड और एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अब ये जो रिएक्शन है 2 है ऊपर लिखा तो दिस विल बी अ 1 स्टेप रिएक्शन। तो 1 स्टेप रिएक्शन है तो ये होगी कैसे, 1 स्टेप रिएक्शन होने का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा लीविंग ग्रुप है दैट इज हेलोजन वो तभी लीव करेगा जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा। मींस ऐसा नहीं होगा कि पहले लीविंग ग्रुप चला गया फिर न्यूक्लियोफाइल आया। SN2 हमारी 1 स्टेप रिएक्शन है, मींस जो भी कुछ होगा 1 ही स्टेप में होगा। और उस 1 स्टेप में हम करवाना क्या चाहते हैं, हेलोजन को रिमूव करवाना चाहते हैं, उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करवाना चाहते हैं। तो 1 स्टेप रिएक्शन है तो इट विल प्रोसीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट।
ट्रांजिशन स्टेट वो होती है जिसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द रिएक्शन एंड इट इज़ वेरी वेरी अनस्टेबल। तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे फॉर्म होगी और वो भी कौन सी, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। नो इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, दे आर मोर लॉन्ग लिव्ड स्पीशीज व्हेन कंपेयर टू द ट्रांजिशन स्टेट एंड इनको हम आइसोलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे SN2 रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा एंड यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो होगी पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। अब हम यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन। ये रिएक्शन करवाना चाहते हैं हम, तो यहाँ पे क्या होगा, लेट अस टेक, यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये कंसिडर किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, जब हमने इसकी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाई, X की जगह पे आ जाएगा जस्ट यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। तो ये रिएक्शन जब प्रोसीड होगी तो यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, C। अब X ने लीव करना है, न्यूक्लियोफाइल ने एंटर करना है। अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को उसी डायरेक्शन से एंटर करवाने की कोशिश करें जहाँ से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी, मींस क्राउडिंग हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा वहाँ पे। इसीलिए हम न्यूक्लियोफाइल को उसी जगह से एंटर नहीं करवा सकते जहाँ से लिविंग ग्रुप जा रहा है। हमें क्या करवाना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल को एक बैक अटैक करवाना पड़ेगा। जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक अटैक करेगा कार्बन के ऊपर और यहाँ पे क्या बनेगी, एक पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। यहां से क्या हो रहा है, यहां पे अटैच हो रहा है न्यूक्लियोफाइल और यहां पे क्या हो रहा है, ये जो CX बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है। मीन्स इसमें क्या हो रहा है, इस स्टेप में साइमल्टेनियसली CX बॉन्ड इज ब्रेकिंग एंड CNU बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड। तो ये हमारा एक ही ट्रांजिशन स्टेट में हो रहा है विच इज पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट क्यों, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी हमें 5 दिख रही है, वैसे जो होती नहीं है, इसीलिए हमने इन दोनों बॉन्ड्स को डॉटेड लाइन से दिखाया है। मींस ये बॉन्ड अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, एक टूट रहा है एक बन रहा है। और यहाँ पे दोनों ही न्यूक्लियोफाइल और हैलोजन जो लीव कर रहा है, दोनों पे ही पार्शियल पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये हुआ हमारा स्टेप, बट दिस इज ओनली वन स्टेप रिएक्शन। तो दिस इज हमारा एक ही स्टेप में सारी रिएक्शन हो रही है, मीन्स ये 2 स्टेप्स नहीं है। यहाँ से लेके ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करने के बाद और फिर देन प्रोडक्ट जब हमारा बन रहा है, प्रोडक्ट में क्या होगा, जो लीव कर रहा था पूरी तरह लीव कर गया और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो आके कार्बन से अटैच हो गया। तो इस रिएक्शन में वी कैन क्लियरली सी कि क्या हुआ है, बैक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बैक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होने के कारण अब हमें काम आएगी वो जो चीज़ हमने इससे पहले स्टडी की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टडी करने से पहले, कि जब हमारा यहाँ पे अटैक न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से कर रहा है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसकी कन्फिग्रेशन कैसी होगी, इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन। दैट इज SN2 रिएक्शंस में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। जिसे क्या बोलते हैं हम, वॉल्डन इन्वर्जन। तो SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन हो गई कन्फिग्रेशन में, क्योंकि जिस साइड से X दैट इज लीविंग ग्रुप गया है उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल नहीं आ सकता ड्यू टू स्टीरिक ओवरक्राउडिंग। न्यूक्लियोफाइल आएगा ऑपोजिट साइड से, अटैच होगा ऑपोजिट साइड को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी कन्फिग्रेशन। देयर विल बी एन इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन विच इज नोन एज Walden inversion. Now if we talk about the reactivity order of primary, secondary, tertiary and quaternary alkyl halides in case of SN2 reaction, तो इसका क्या ऑर्डर होगा, देखो हमने यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करनी है, 1 स्टेप ये रिएक्शन है, मीन्स सारा कुछ एक ही स्टेप में हो रहा है। अगर यहाँ पे कार्बन के ऊपर हम ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ग्रुप्स अटैच कर देंगे, मीन्स अगर यहाँ पे हम कार्बन पे तीनों ही CH3 ग्रुप्स फॉर इंस्टेंस लगा दें, तो ये क्या बन गई हमारी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, दिस विल बी 3 डिग्री हेलोएल्केन। तो यहाँ पे क्या होगा,
ये जो CH3 के तीनों हाइड्रोजन्स है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। मीन्स ऑलरेडी यहाँ पे सारा कुछ वन स्टेप में हो रहा था एंड ऊपर से क्या कर दी हमने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडिंग कर दी। तो अब न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे अटैक करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया बिकॉज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउडिंग है। इसीलिए जो हमारी SN2 रिएक्शंस हैं उनमें जो रिएक्टिविटी सीक्वेंस है हेलो एल्केन्स का वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा क्वाटरनरी, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन सबसे कम हमारे यहाँ पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स विल रिएक्ट। क्वाटरनरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं कि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है वो आगे किसी भी कार्बन एटम से अटैच नहीं है, यहाँ पे तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स ही हैं। सो अगर इस रिएक्शन में हम तीनों के तीनों यहाँ पे हाइड्रोजन्स प्लेस करें तो ये जो रिएक्शन है ये सबसे ज़्यादा इजीली प्रोसीड करेगी, सबसे ज़्यादा क्विक होगी बिकॉज दिस इज़ अ क्वाटरनरी अल्काइल हैलाइड। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि सॉल्वेंट कैसा यूज़ करेंगे इस रिएक्शन में, द सॉल्वेंट यूज्ड इन दिस रिएक्शन इज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हम यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज अगर यहाँ पे हम पोलर प्रोटिक दैट इज़ ऐसा सॉल्वेंट जो पोलर भी है और जिसके पास एक प्रोटोन भी है, अगर हम ऐसा सॉल्वेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो जो है हाइड्रेट कर लेगा इस न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वलाइज कर देगा और फिर इसका अटैक यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड कौन सा होगा, RF, RCl, RBr और RI में से व्हेन R इज सेम तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, ऑब्वियसली RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एंड सबसे कम रिएक्टिव RF। अगेन क्यों, बिकॉज यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, लिविंग ग्रुप जल्दी जल्दी निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल जल्दी जल्दी आएगा, वन स्टेप रिएक्शन यहाँ पे जल्दी से हो जाएगी। तो SN2 रिएक्शंस में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, रेट दोनों पे डिपेंड करेगी, वन स्टेप रिएक्शन है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी विच इज पेंटावेलेंट, एक ही स्टेप में सब कुछ हो जाएगा, नो इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म्ड, बैक अटैक होगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का, इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वाटरनरी, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। और यहाँ पे जो हमारे सॉल्वेंट यूज होता है दैट इज पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, और यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड्स हैं उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है दिस। नाउ वी कम टू SN1 रिएक्शंस। तो बिल्कुल SN1 रिएक्शंस क्या होंगी, ओपोजिट SN2 रिएक्शन के। SN1 रिएक्शन, दिस इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले दिस इज यूनिमोलिकुलर, सेकेंड यहां पे क्या आएगा, नाउ इसके ऊपर ये 1 है, इट मीन्स इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। और यहाँ पे यूनिमोलिकुलर है, इट मीन्स रेट किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे रेट यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगी। 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन होने का क्या मतलब है कि इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, मीन्स पहले स्टेप में इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, देन इंटरमीडिएट से दोबारा हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इंटरमीडिएट कौन सा फॉर्म होगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म्ड। अब ये जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है पॉजिटिव चार्ज होने के कारण कार्बन पे, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मींस इट इज प्लेनर। तो प्लेनर होने के कारण जो न्यूक्लियोफाइल है वो बोथ फ्रंट एंड बैक अटैक दे सकता है। अभी हम रिएक्शन में देखेंगे, बोथ फ्रंट एंड बैक अटैक इज पॉसिबल
तो यहाँ पे क्या होगा, ज़रूरी नहीं है जो कन्फिग्रेशन है वो इन्वर्टेड ही बने, रिटेंशन कन्फिग्रेशन दोनों ही यहाँ पे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकते हैं, बिकॉज दोनों बैक एंड फ्रंट अटैक यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिएक्शन। सेम क्या करना है, हमने Rx को न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करवाना है, RNU और X नेगेटिव को यहाँ से हमने रिमूव करना है। तो अब दिस इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, स्टेप 1 में, स्टेप 1 इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, Rx लिया हमने, जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसमें से X नेगेटिव जाएगा और R पॉजिटिव बन जाएगा, दैट इज अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म। दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरमीडिएट। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप एंड द स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। और जो भी स्टेप एक स्लो स्टेप होता है रिएक्शन का, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होने का क्या मतलब है कि रेट सिर्फ इसी स्टेप के रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, और इस स्टेप का रिएक्टेंट है क्या, Rx। तो ये रीजन है कि जो हमारा SN1 रिएक्शन है उसमें रेट ओनली डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ Rx, दैट इज द अल्काइल हैलाइड। नाउ वी कम टू सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन। तो अब ये जो कार्बोकेटाइन R पॉजिटिव फॉर्म हुआ हमारे पास, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल के नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा और ये क्या बन जाएगा, RNU। सो दिस इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। पहले स्टेप में हुआ कार्बोकेटाइन फॉर्म, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने कार्बोकेटाइन को अटैक किया और यहाँ पे RNU हमारे पास बन गया। तो रिएक्शन यहाँ पे हो गई कंप्लीट। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अल्काइल हैलाइड में से कौन इस रिएक्शन को फेवर करेगा, तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है दैट विल बी टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन क्वाटरनरी। तो ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ये क्यों है, बिकॉज हमें पता है यहाँ पे हमारे पास जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है दैट इज अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, एंड जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है दैट इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन क्या हुआ, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ पे ये जो 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके इस कार्बन के पॉजिटिव दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। वेयरएज 2 डिग्री में क्या होगा, सिर्फ 2 मिथाइल अटैच होंगे, वही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। प्राइमरी में क्या होगा, 1 मिथाइल ग्रुप ओनली, एंड क्वाटरनरी में तो कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं होगा, सारे के सारे हाइड्रोजन्स ही अटैच होंगे। दूसरा रीजन इसका होता है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन के प्रेजेंस के कारण। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले कार्बन सारे हैं अल्फा कार्बन, और उनके साथ जो हाइड्रोजन्स अटैच हैं वो सारे के सारे हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। तो जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने के लिए। नाउ मोर इज द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो 3 डिग्री में 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं बिकॉज यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। 2 डिग्री में क्या होगा, ओनली 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स विल बी पॉसिबल बिकॉज वहाँ पे सिर्फ 6 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, और 1 डिग्री में क्या होगा, सिर्फ 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स विल बी पॉसिबल बिकॉज वहाँ पे सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन्स ही होंगे। सो यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट है मिथाइल ग्रुप्स का और जो हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट है वो कार्बोकेटाइन को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्टेबलाइज कर देता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो बैक अटैक और फ्रंट अटैक है ये दोनों पॉसिबल क्यों हैं। ये जो हमारे पास कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ओवर हेयर। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने का मतलब क्या है कि ये प्लेनर है, मीन्स अगर हम इसी बोर्ड की बात करें तो ये जो कार्बन है ये तीनों एक प्लेन में है। तो जो हमारा अटैक है वो किससे हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक दैट इज फ्रॉम द फ्रंट ऑफ बोर्ड, या अगर हम बोर्ड के बिहाइंड से अटैक करवाएं दैट इज बिहाइंड द प्लेन,
वहाँ से भी अटैक हो सकता है। तो अगर अटैक इस साइड से होता है तो दिस विल बी फ्रंट अटैक, और अगर हम बोर्ड के पीछे से अटैक करवाने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी बैक अटैक। तो यहाँ पे बोथ फ्रंट अटैक एंड बैक अटैक आर पॉसिबल। फ्रंट अटैक होगा तो रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बनेगा, बैक अटैक होगा तो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बनेगा। और अगर हमारे पास ये जो फ्रंट अटैक और बैक अटैक दोनों ही इक्वल अमाउंट्स में हो, मींस इक्वल अमाउंट में हमें रिटेंशन वाला और इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिले, तो इट मीन्स वहां पे क्या हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा अगेन, बिकॉज जितनी डेक्स्ट्रो रोटेशन होगी उतनी ही लिवो रोटेशन होगी। अब अगर हम यहाँ पे बात करें सॉल्वेंट की कि कैसा सॉल्वेंट होगा जो इसको फेवर करेगा SN1 रिएक्शन को, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर SN1 रिएक्शन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मीन्स जो सॉल्वेंट है वो पोलर भी होगा, पोल्स बनेंगे उसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, और प्रोटिक मीन्स उसके पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल ROH, अल्कोहल या वाटर। तो ये कैसे स्टेबलाइज करता है इस कार्बोकेटाइन को कि ये SN1 रिएक्शन को फेवर करता है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये बनेगा हमारा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये जो हमारे सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ROH, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये सॉल्वेशन इफेक्ट्स शो करते हैं, मींस ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है इसको सॉल्वेट कर देंगे अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स। सॉल्वेट करने का क्या मतलब है कि इस कार्बोकेटाइन को बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहे हैं, और जो भी फैक्टर यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा, वो उतनी ही इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा, मींस उतनी ही ज़्यादा SN1 रिएक्शन यहाँ पे फेवरेबल हो जाएगी। इसीलिए जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो SN1 रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं। ऑल्सो अगर हम यहाँ पे X नेगेटिव दैट इज लिविंग ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये भी किससे सॉल्वेट हो जाएगा, हमारा ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो इसको भी सॉल्वेट करेगा और इसको भी सॉल्वेट करेगा, दोनों को ही सॉल्वेशन करेगा, स्टेबलाइज करेगा, और हमारी SN1 रिएक्शन ज़्यादा फेवर हो जाएगी। तो इट इज फेवर्ड बाय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। अब अगर हम यहाँ पे बात करें रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स दैट इज RF, RCl, RBr और RI में से सबसे फास्ट रिएक्शन किसकी होगी, ऑब्वियसली RI की। अगेन ज़्यादा बॉन्ड लेंथ, कम बॉन्ड स्ट्रेंथ, जल्दी I नेगेटिव यहाँ से लिविंग ग्रुप जाएगा और न्यूक्लियोफाइलस की जगह पे अटैच हो जाएगा, बिकॉज दोनों ही SN2 और SN1 रिएक्शन में हम करना क्या चाहते हैं, लिविंग ग्रुप लीव हो जाए जल्दी और न्यूक्लियोफाइलस की जगह पे अटैच हो जाए, यही हम चाहते हैं। सो दोनों ही रिएक्शंस के लिए जो अल्काइल हैलाइड्स है व्हेन द R ग्रुप इज सेम, दोनों का रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पे दोनों रिएक्शंस में सेम है, वेयर एज बाकी जो है SN1 एंड SN2 रिएक्शंस में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमने करना क्या है, हेलोजन जाएगा उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। सबसे पहले हम रिएक्शन करवा रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स की दैट इज हेलो एल्केन्स की विद NaOH और KOH। RX इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, तो क्या होगा, Na के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव से नेगेटिव अटैच और नेगेटिव से पॉजिटिव अटैच, क्या बन जाएगा ये ROH एंड साथ में NaX। सिमिलरली अगर हम रिएक्शन करवाएंगे हेलो एल्केन्स की विद मेटल एल्कोक्साइड्स, RX की रिएक्शन हमने करवानी है मेटल एल्कोक्साइड विच इज, अगर हम यहाँ पे सोडियम की बात कर रहे हैं तो दिस विल बी NaOR। इस R ग्रुप को हमने R' ले लिया है बिकॉज ज़रूरी नहीं कि ये R ग्रुप और ये R ग्रुप सेम ही हो, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सिमिलरली सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा,
एंड पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ROR एंड साथ में NaX। यहाँ पे ये जो फॉर्म हुआ था, दिस इज अल्कोहल, OH ग्रुप है इसमें, एंड दिस इज व्हाट, ईथर। और इस मेथड को हम बोलते हैं विलियमसन्स सिंथेसिस या विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। फिर हम आते हैं रिएक्शन विद अल्कोहलिक साइनाइड पे। RX है, इसकी रिएक्शन हमने करवानी है विद अल्कोहलिक साइनाइड्स। इसमें हम 2 रिएक्शंस करेंगे। एक जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे विद KCN पोटेशियम साइनाइड, एक जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे विद AgCN सिल्वर साइनाइड। तो इन दोनों केसेस में अलग अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज ये जो CN नेगेटिव लिगेंड है, दिस CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल इज एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब होता है कि ये इसके पास 2 डोनर साइड्स हैं, मींस इसके पास 2 ऐसे एटम्स हैं जो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकते हैं। तो CN नेगेटिव को हम कैसे लिख सकते हैं, लाइक दिस और लाइक दिस। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जिस भी स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज होता है, इट बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो अगर किसी रिएक्शन में C से अटैक होगा, अगर C से अटैक होगा तो उसमें क्या बनेगा, साइनाइड प्रोडक्ट बनेगा। और अगर N से अटैक होगा तो उस केस में बनेगा प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड। नाउ ये कैसे डिसाइड करेंगे हम, अगर हम RX दैट इज हेलोएल्केन की रिएक्शन करवाते हैं विद अल्कोहलिक KCN। अल्कोहलिक KCN, जो KCN है, इट इज एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड है, मींस क्या फॉर्म करेगा, K पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव फॉर्म करेगा। यहाँ पे ये जो C नेगेटिव पे चार्ज आया, ये किस पे जाके अटैक करेगा, इस R के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे। तो ये क्या बन जाएगा, RCN। वेयर एज अगर यही रिएक्शन हम करवाएं AgCN के साथ, तो AgCN क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड होने का क्या मतलब है, इट विल नॉट ब्रेक इन Ag पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है रिएक्शन होगी ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट है उससे, और क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन जाके जुड़ेगा R से, बिकॉज अब यहाँ पे नाइट्रोजन विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे R के साथ जुड़ा NC एंड साथ में AgX विल बी फॉर्म्ड इन बोथ द केसेस। ओके, तो इसको हम बोलते हैं अल्काइल साइनाइड। जहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा R के पॉजिटिव चार्ज पे, उसे बोलेंगे हम साइनाइड, दिस इज अल्काइल साइनाइड। एंड जहां पे नाइट्रोजन से अटैक होगा, इस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस व्हेन वी रिएक्ट अल्कोहलिक साइनाइड्स विद haloalkane. Now we come to the reaction with ammonia, that is reaction with NH3. अल्काइल हैलाइड्स या हेलोएल्केन्स NH3 के साथ रिएक्ट करेंगे अमोनिया के साथ। क्या होगा, यहाँ पे H और X यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जो बाकी बचा उन सबको कंबाइन कर देंगे। क्या बचा, R, और यहां से क्या बचेगा, NH2। नाउ अगर हम फर्दर ये RNH2 की रिएक्शन RX के साथ करवाएं तो सेम क्या होगा, अगेन HX यहां से निकल जाएगा एंड क्या बचेगा यहाँ पे, R2NH। अगर फर्दर इस R2NH की रिएक्शन अगेन अल्काइल हैलाइड से करवाएंगे तो फिर से क्या होगा, HX यहाँ से रिलीज होगा और बचेगा क्या यहाँ पे, R3N। ऑन फर्दर रिएक्शन जब हम यहाँ पे R3N की भी रिएक्शन करवा देंगे विद RX, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, दैट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट।
क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोड्यूस हुई प्राइमरी अमीन, फिर उसके बाद सेकेंडरी अमीन, फिर उसके बाद टर्शरी अमीन, एंड लास्ट में क्या प्रोड्यूस हो गया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब हम करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन किसके साथ, अल्कोहलिक KNO2 या AgNO2 के साथ। नाउ जब हम रिएक्शन करवाएंगे हेलो एल्केन की किसके साथ, एक बार अल्कोहलिक KNO2 के साथ और एक बार अल्कोहलिक AgNO2 के साथ, तो यहाँ पे भी हमारे पास टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। क्यों, बिकॉज ये जो NO2 नेगेटिव है ये भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल जो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, मींस इसके पास टू डोनर साइट्स हैं, दो साइड्स पे नेगेटिव चार्ज आएगा, दो साइड्स से अटैक कर सकता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है। वन इज बाय नाइट्रोजन एटम एंड वन इज बाय ऑक्सीजन एटम। तो किससे अटैक करेगा, सेम यहाँ पे जो KNO2 है ये एक आयनिक कंपाउंड है, वेयर एज जो AgNO2 है ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, K पॉजिटिव NO2 नेगेटिव, और NO2 नेगेटिव में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, वो नेगेटिव चार्ज इस R के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा और ये क्या बन जाएगा, RONO, ठीक है। एंड साथ में क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पे नाइट्रोजन ने अटैक किया होता तो क्या बनता, RNO2। सिमिलरली यहाँ पे भी टू पॉसिबिलिटीज हैं, या हमारे पास RONO प्रोडक्ट बन सकता है, मींस एक बार जब R O से अटैच हो जाए या एक बार जब R N से अटैच हो जाए, दो ही प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी है। दिस इज नोन एज नाइट्रोएल्केन, वेयर एज दिस प्रोडक्ट इज नोन एज अल्काइल नाइट्राइट। ठीक, तो अब जब यहाँ पे हम एक आयनिक कंपाउंड के साथ RX की रिएक्शन करवा रहे हैं तो O से अटैक हो रहा है, दैट इज ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, RONO बनेगा विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। वेयर एज अगर हम यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें, जैसे AgNO2 की बात करें, तो यहाँ पे इट विल नॉट ब्रेक एज Ag पॉजिटिव NO2 नेगेटिव। यहाँ पे अब क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट नहीं करेगा, इजीली नहीं देगा, तो यहाँ पे अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर। तो जब नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, तो नाइट्रोजन जाके R के साथ अटैच होगा, मींस ये प्रोडक्ट बनेगा विच इज व्हाट, नाइट्रोएल्केन। तो इस केस में AgNO2 के केस में नाइट्रोएल्केन इज द मेजर प्रोडक्ट, whereas alkyl nitrite is the minor product. So this is the difference when we react alkyl halides with KNO2 alcoholic and AgNO2 alcoholic. Now we come to the reaction with silver salts of carboxylic acids. क्या करना है हमने, RX रिएक्शन करवानी है किसके साथ, RCOOAg। सेम यहाँ पे R को हमने R डैश ले लिया है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि ये R ग्रुप और ये R ग्रुप सेम हो। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ पे आएगा R-COO नेगेटिव एंड Ag पॉजिटिव। हमें पता है जो मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो मेटल के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या है, R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा, ये R-COO नेगेटिव R पॉजिटिव को ले लेगा, तो ये बन जाएगा R-COOR एंड साथ में AgX। What is this? This is an ester. So these were some examples of nucleophilic substitution reactions. Now we come to elimination reactions. The elimination reactions shown by haloalkanes are beta elimination reactions. तो beta elimination reactions का क्या मतलब है कि हमें कोई ऐसा हेलोएल्केन चाहिए जिसके पास बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अब बीटा हाइड्रोजन क्या है, जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है वो हुआ अल्फा कार्बन, उसके सेकंड मींस उससे एडजेसेंट कार्बन हुआ बीटा कार्बन। तो ये जो बीटा कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, इस हाइड्रोजन को हम बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन। ठीक,
हेलोजन, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच अल्फा कार्बन, वो जिस कार्बन से अटैच बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन अटैच वो बीटा हाइड्रोजन। तो जो एलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं दे अकर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH या किसी बेस के प्रेजेंस में। बेस का काम क्या है, यहाँ पे बेस क्या होगा, OH नेगेटिव। बेस का काम होता है प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करना, तो क्या करेगा, यहाँ से प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। प्रोटोन इज व्हाट, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव मीन्स बॉन्ड को छोड़ के जाएगा, बिकॉज अगर ये बॉन्ड को लेके जाता तो H के ऊपर आता नेगेटिव चार्ज, बट कार्बन और हाइड्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को साथ में लेके नहीं जाएगा, यहाँ से बन जाएगा वाटर। क्या बचेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन जिसकी वैलेंसी ऑलरेडी 4 है, अब इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। 1 2 3 4 5 वैलेंसीज, जो हो नहीं सकता। तो क्या होगा, इस कार्बन से निकलेगा ये X हलोजन। क्यों, बिकॉज हलोजन्स बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं, इनको मौका चाहिए रिएक्शन से निकलने का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, दैट इज एक अल्कीन यहाँ पे फॉर्म हो जाती है इन केस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस, और यहाँ से X नेगेटिव रिएक्शन से बाहर चला गया। These type of reactions are known as beta elimination reactions. ना ये तो तब तक है जब तक हमारे पास एक यहाँ पे सिमेट्रिकल अल्केन प्रेजेंट है, या एक ऐसा अल्केन जिसके पास सिर्फ एक ही बीटा हाइड्रोजन है। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा अल्केन हो जिसके पास ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो वहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा कि डबल बॉन्ड कहाँ पे फॉर्म होगा। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे 2-ब्रोमोपेंटेन की बात करें, तो यहां पे जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है दिस इज अल्फा कार्बन। ये कार्बन कौन सा हो गया, साथ वाला बीटा कार्बन, ये वाला कार्बन भी हो गया बीटा कार्बन। अब इस बीटा कार्बन के पास भी हाइड्रोजन्स हैं, इस बीटा कार्बन के पास भी हाइड्रोजन्स हैं। तो अब हम हाइड्रोजन्स को किधर से अब्स्ट्रैक्ट करें, अगर हम यहाँ से इस वाले बीटा हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन्स में से किसी भी एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से ब्रोमीन जाएगी और डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में फॉर्म होगा। मीन्स प्रोडक्ट क्या बनेगा, this product will be formed which is what, 1-pentene। whereas अगर हम यहाँ पे इस साइड से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करें, यहाँ से हाइड्रोजन गया, यहाँ से ब्रोमीन गई, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। Now this is what, this is 2-pentene। मीन्स यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी है, 1-pentene एंड 2-pentene की पॉसिबिलिटी। तो अब इन दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, दिस इज गिवन बाय सेटजेव्स रूल। अकॉर्डिंग टू सेटजेव्स रूल इन डिहाइड्रोहलोजिनेशन रिएक्शंस, डिहाइड्रोहलोजिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है, डिहाइड्रो, एक उसमें से हाइड्रोजन जाएगा और क्या जाएगा, हलोजन। तो हम इन रिएक्शंस में कर भी ये रहे हैं, एक हाइड्रोजन जा रहा है, एक हलोजन जा रहा है। तो इन केस ऑफ डिहाइड्रोहलोजिनेशन रिएक्शंस जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सेटजेव्स रूल ऑपरेट होगा अगर यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं। तो अब यहाँ पे ये जो 2 प्रोडक्ट्स बने, इन प्रोडक्ट में से वो प्रोडक्ट फेवरेबल होगा विच इज मोर सब्सटीट्यूटेड, मीन्स मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन विल बी फॉर्म्ड। मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन यहाँ पे फॉर्म होगी। ज्यादा सब्सटीट्यूशन का क्या मतलब है कि ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स यहाँ पे होने चाहिए डबल बॉन्ड के अक्रॉस। अगर हम यहाँ पे देखें, ये है डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो कार्बन एटम्स लगे हैं, इस कार्बन के साथ तो दोनों हाइड्रोजन ही लगे हैं, मीन्स कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है। इस साइड पे क्या है, एक तरफ तो हाइड्रोजन लगा है और एक तरफ लगा है ये इतना बड़ा ग्रुप, दैट इज प्रोपाइल ग्रुप। तो बेसिकली यहाँ पे एक ही सब्सटीट्यूशन है। वेयर एज अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये है डबल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड के अराउंड ये 2 कार्बन एटम्स, इस कार्बन एटम पे एक तो लगा है H और क्या लगा है, एक अल्काइल ग्रुप CH3। और अगर हम इस कार्बन एटम की बात करें तो इस पे एक तो लगा है H और एक लगा है ये इथाइल ग्रुप। एक तरफ मिथाइल ग्रुप, एक तरफ इथाइल ग्रुप, मींस 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं। मींस ये वाली जो अल्कीन है 2-पेंटीन, दिस इज मोर सब्सटीट्यूटेड एंड सेडजेव्स रूल के अकॉर्डिंग यही वाली जो अल्कीन है ये फॉर्म होगी। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो इन केस ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, द सेडजेव रूल ऑपरेट इन विच द मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन विल बी फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। नाउ वी कम टू द रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन्स विद मेटल्स। So reaction of haloalkanes with metals, सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम। क्या करना है हमने, अल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीशियम के साथ। यहां पे क्या फॉर्म होगा, RMgX विल बी फॉर्म्ड विच इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये जो R और Mg के बीच का बॉन्ड है, दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है और ये कैसा बॉन्ड है, दिस इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, इस बॉन्ड में जो हमारे पास मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो मैग्नीशियम के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और R के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। वेयर एज ये जो Mg और X के बीच का बॉन्ड है, दिस इज एन आयनिक बॉन्ड। एंड यहाँ पे ये जो हेलोजन है इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। सो दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे ये जो कार्बन और मेटल के बीच में, ये जो R ग्रुप है इसके पास कार्बन ही होगा, कार्बन और मेटल के बीच में यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है, दिस इज नोन एज कार्बन टू मेटल बॉन्ड। एंड ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक सब्सटेंसेस या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। सो बेसिकली जो हमारे हैलोएल्केन्स हैं वो मेटल से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। नाउ दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन क्यों होती है, बिकॉज अगर यहाँ पे ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर यहाँ पे इसके पास थोड़ा सा भी अमाउंट वाटर का प्रेजेंट हो तो यहाँ से ये फॉर्म क्या कर लेगा, RH एंड साथ में MgOH X। अब ये कैसे फॉर्म हुआ, वाटर में होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, R के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, Mg के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव के साथ गया पॉजिटिव तो ये बन गया RH, पॉजिटिव के साथ गया नेगेटिव तो ये बन गया MgOH X। तो यहाँ पे ये फॉर्म कर देगा क्या, अल्काइल हैलाइड दैट इज हैलोएल्केन एंड साथ में MgOH X। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये बहुत ही प्रोन है टू वाटर, देयरफॉर ये जो रिएक्शन होती है इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब हम करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सोडियम। अल्काइल हैलाइड्स या हैलोएल्केन्स रिएक्ट करेंगे सोडियम के साथ। 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से 2NaX रिमूव हो जाएगा एंड साथ में यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, RR दैट इज an alkane will be formed in this reaction, and this reaction also occurs in the presence of dry ether which is used as a solvent over here, and this reaction is a name reaction which is known as Woods reaction. This reaction is known as Woods reaction। और इस reaction की खासियत क्या है कि जो हमने यहाँ पे पेरेंट हैलोएल्केन लिया उसमें जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे, जो हमारा यहाँ पे अल्केन फॉर्म हुआ उसमें डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे एंड इसीलिए ये रिएक्शन यूज होती है टू इंक्रीज द कार्बन चेन। ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे हम 2 बार यूज कर रहे हैं RX को, तो RR आपस में जुड़ के ऑब्वियसली डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही फॉर्म करेंगे। अब लिमिटेशंस क्या हैं वुड्स रिएक्शन की, पहली लिमिटेशन ये है कि इस मेथड से हम CH4 दैट इज मीथेन को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स की हमें ज़रूरत है और मीथेन में सिर्फ एक ही कार्बन एटम होता है। सो CH4 कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय दिस मेथड। सेकेंड ड्रॉबैक इस मेथड का ये है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड।
एंड थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि जो यहाँ पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो नहीं देते इस रिएक्शन को। क्यों नहीं देते? बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, बिकॉज यहाँ पे टर्शरी अगर अल्काइल हैलाइड होंगे तो 3 बड़े बड़े ग्रुप्स अटैच होंगे, जिसके कारण स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, रिएक्शन नहीं होगी। और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स जो होती हैं वो इस रिएक्शन में इसीलिए फॉर्म नहीं होती बिकॉज अगर यहाँ पे हम 2 अलग अलग तरह के अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं तो हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे होता CH3X एंड यहाँ पे हम ले लेते C2H5X, तो यहाँ से NaX तो चला जाता, पर फॉर्म क्या होता? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी। या तो CH3 फॉर्म हो सकता था, या C2H5 फॉर्म हो सकता था, या CH3 फॉर्म हो सकता था। सो हमें बहुत ही ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स इस रिएक्शन में मिलता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स विद जिंक, तो सेम इसी रिएक्शन में अगर हम सोडियम की जगह पे जिंक लें तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा? यहाँ से ZnX2 विल बी फॉर्म्ड अलॉन्ग विद R। अगेन यहाँ पे अल्केन फॉर्म होगा। बस फर्क ये है कि सोडियम के साथ जब हमने यहाँ पे रिएक्शन करवाई तो द रिएक्शन वॉज वुड्स रिएक्शन, वेयर एज अगर हम यहाँ पे जिंक के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो द रिएक्शन इज नोन एज फ्रैंकलैंड रिएक्शन। यहाँ पे हमने कवर कर ली हमारे जो है अल्काइल हैलाइड्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी। अब ये जो हेलो एल्केन्स वाला टॉपिक है इसमें से एक तो बचता है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, दोनों हम साथ में ही करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। और इसमें एक टॉपिक बचता है जिसमें हमारे पास ये है कि जो हमारे अल्काइल हैलाइड्स हैं वो कैसे हैं, क्लासिफिकेशन उनकी ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड अल्काइल हैलाइड्स एंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्काइल हैलाइड्स या हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो इनको हम कवर करेंगे विद हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स की भी एक सेपरेट वीडियो बनेगी जिसमें हम ये वाला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। रेस्ट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो इन डिटेल ऑल अबाउट द हेलो एल्केन्स, उनकी प्रिपरेशन, उनकी सिंथेसिस, उनका जो ये जो CX बॉन्ड है इसकी नेचर कैसी है, और हमने क्या डिस्कस की, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की, केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की। एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हेलो एल्केन्स इन दिस वीडियो।